हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप एंड आई एम रिया। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी डे 4 की वीडियो। हमने 10 दिनों में सीपीसी को फिनिश करना है, यानी कि 10 वीडियो में। ठीक है, रोज तो मैं वीडियोस नहीं अपलोड करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस जैसे मैं अपलोड करती हूँ वैसे देख लेते हो तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो बच्चे बाद में देख रहे हैं अपलोड होने के बाद, बहुत सारी वीडियोस मेरी पीछे चल रहे हैं यानी कि अपलोडिंग से, उनके लिए इट्स लाइक कि आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, सो डे 4 में क्या है हमारे पास जो समझना है हमें, प्लीडिंग एंड प्लेइंग। ठीक है, अब इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्ट एंड जर्नल रूल्स ऑफ प्लीडिंग कवर करेंगे हम। फिर प्लेन कंटेंट्स कवर करेंगे, असेंशियल्स, ड्राफ्टिंग एग्जांपल्स, ये सब कवर करेंगे, रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर, एड, सीपीसी एंड टाइम लिमिट्स, डिफेंसेस। ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो काफ़ी लंबी, तो इसकी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस ही हो रही है थोड़ी थोड़ी, बट काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि इस चैनल का रूल है। अब प्लीडिंग क्या होता है? ठीक है, व्हाट दे आर एंड व्हाट दे एग्जिस्ट। सॉरी यार, क्या पढ़ रही हूँ व्हाट दे आर एंड व्हाई दे एग्जिस्ट। सो इमेजिन अ सिविल केस एज अ स्टोरी विद टू साइड्स। एक इमेजिन करते हैं कि एक केस है जिसकी ना दो साइड है स्टोरीज की। वन पर्सन क्लेम समथिंग हैपेंड, द अदर पर्सन डिफेंड देमसेल्फ। यानी कि एक पर्सन जो है कुछ और क्लेम कर रहा है। एक वेब सीरीज हुआ करती थी, पता नहीं कोई थी, जिसमें ना एक वो थी ना, एक हीरोइन थी, उसमें वो बोलती थी कि ना आपके ना दो सच होते हैं या तीन टाइप के सच होते हैं, ऐसा कुछ डायलॉग था उसका। एक उसका सच, एक आपका सच, और एक वो सच जो एक्चुअल में सच है। ऐसे कुछ कोई क्राइम सीरीज थी वो, पता होगा शायद आपको, अगर पता हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। तो ऐसा ही कुछ आप केस में मान लो कि केस में एक प्लेंटिफ का सच होता है, एक डिफेंडेंट का सच होता है, तो इसलिए दोनों साइड की स्टोरी सुनी जाती है। ठीक है, अब वो जो सच है, जो जेन्युइनली सच है, वो तो केस खत्म होने के बाद पता चलता है। ठीक है, सो इमेजिन अ सिविल केस एज अ स्टोरी विद टू साइड्स। वन पर्सन क्लेम समथिंग हैपेंड, द अदर पर्सन डिफेंड्स देमसेल्फ। तो एक पर्सन क्लेम करता है कि कुछ हुआ है और अदर दूसरा पर्सन कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, बट द कोर्ट इज नॉट अ गेसिंग गेम। कोर्ट कोई गेसिंग गेम नहीं होता है। जो जज है, द जज कैन नॉट आस्क ओके टेल मी व्हाट हैपेंड लाइक कैजुअल कॉन्वर्सेशन, ऐसा नहीं हो सकता है। सो द लॉ क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड प्लीडिंग। ओके, तो लॉ ने क्या क्रिएट किया? प्लीडिंग क्रिएट किया, क्योंकि कोर्ट का टाइम वेस्ट ऐसे नहीं हो सकता है। कोई सीरीज नहीं चल रही है जिसमें लंबा लंबा ज्ञान दिया जाए। सो व्हाट आर प्लीडिंग? प्लीडिंग क्या होता है? प्लीडिंग इज इक्वल्स टू रिटन स्टोरीज ऑफ ईच साइड। यानी प्लीडिंग का मतलब है रिटन स्टोरी, ईच साइड, हर साइड की रिटन स्टोरी, यानी प्लेंटिफ की भी और डिफेंडेंट की भी, बट रिटन स्ट्रिक्टली एंड लीगली। बट उन्हें किस तरीके से लिखा गया है? स्ट्रिक्टली और लीगली, यानी कि नो फालतू ज्ञान, नो फालतू बकवास, ओनली मेन फैक्ट्स, एंड जो कि लॉ के आधार पे समझाना जरूरी है वो। नाउ देयर आर ओनली टू प्लीडिंग्स। दो टाइप की प्लीडिंग्स है। प्लेंट, पहला क्या होता है? प्लेंट, प्लेंटिफ्स रिटन स्टोरी, यानी जिसने केस किया है वो प्लेंटिफ होता है, और उसकी रिटन स्टोरी की उसकी कहानी क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसने क्यों ये केस किया है, क्या चाह रहा है वो इस केस से। फिर आती है दूसरा प्लीडिंग, दैट इज कॉल्ड रिटन स्टेटमेंट। यानी जो डिफेंडेंट है, अब प्लेंटिफ ने जिसके ऊपर केस किया है, ठीक है, वो होता है डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ की तरफ से जाता है प्लेंट, और डिफेंडेंट की तरफ से जाता है जो वो जवाब देता है कि भैया मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लेंटिफ झूठ बोल रहा है, ऐसा ऐसा, जो कि नॉर्मली होता ही है, वो होता है, उसे बोलते हैं हम रिटन स्टेटमेंट। और इन दोनों चीजों को हम बोलते हैं, प्लेंट को भी और रिटन स्टेटमेंट को भी हम बोलते हैं प्लीडिंग्स। ओके, दोनों की तरफ से एक बयान होता है, एक फैक्ट होता है जो वो बताते हैं। ठीक है, नाउ रिटन स्टेटमेंट, like defendant's reply, so this comes from order, wait a moment, order 6 rule 1 CPC. Okay, now rule of pleading, मैंने ज़्यादा skip तो नहीं किया, हाँ मुझे लग ही रहा था, मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड skip कर दी। ओके, सो व्हाट आर, मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ। हाँ, व्हाई आर प्लीडिंग्स नीडेड? प्लीडिंग्स की क्या जरूरत है, क्यों है प्लीडिंग्स की जरूरत, क्या है? लेट्स से प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट सेइंग डिफेंडेंट चीटेड मी। सो अब जो प्लेंटिफ है वो सूट फाइल करता है फॉर एग्जांपल, जिसमें वो कहता है कि डिफेंडेंट ने मुझे चीट किया। सो इफ द डिफेंडेंट हियर्स दिस सडनली इन कोर्ट, इट्स अनफेयर। सो प्लीडिंग्स इंश्योर, फर्स्ट थिंग जो प्लीडिंग है वो क्या इंश्योर करती है? द अदर साइड नोज योर फुल केस, कि जो दूसरी साइड है उसको आपका पूरा केस पता होना चाहिए। यानी कि डिफेंडेंट जो है उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या आरोप लगाया जा रहा है, और फिर उसे पता होगा कि उसे कैसे डिफेंड करना है। तो हमें उसको डिफेंड करने का पूरा पूरा चांस देना होगा, चीजें एकदम क्रिस्प और क्लियर होनी चाहिए। सो द अदर साइड नोज द फुल केस। ठीक है, यानी कि नो सरप्राइजेस ड्यूरिंग ट्रायल। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसके नंबरिंग थोड़े से गड़बड़ा चुके हैं, कोई बात नहीं। सो द जज नोज द रियल इशू, जो जज है उसे रियल इशू का
पता होना चाहिए, ये नहीं कि जज ही कंफ्यूज बैठा हो, आपने इतना कुछ लिख दिया है, जज को पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या फैक्ट है, क्योंकि कोर्ट में भी ना जज पढ़ता है अपनी मर्जी से है, लेकिन उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता है जज के पास कि वो सारे पेपर्स आपके चेक करेगा। वो सबसे पहले जाके पूछता है एडवोकेट से या फिर क्लाइंट है उनसे, मतलब जो पार्टीज है, कि भाई एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, मुद्दा क्या है, ताकि उसको एक क्लैरिटी मिल जाती है। सो बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल फाइट ओवर 100 थिंग्स, लाइक मतलब बहुत सारी चीजें होती है केस में, एक चीज नहीं होती है, 100 चीजों के ऊपर लोग लड़ते हैं, बट 3 थिंग्स होती है जिनमें लीगली मैटर होता है, मतलब कि लोग बहुत इमोशनल चीजें भी जोड़ देते हैं, कोई भी केस होगा उसमें बहुत इमोशनल चीजें जोड़ देते हैं, बहुत चीजें जोड़ देते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उनमें से कोई 3-4 चीजें ही ऐसी होती है जिस जो जेनुअनली जैसे लॉ सॉल्व कर सकता है, कोर्ट सॉल्व कर सकता है, सारी चीजें कोर्ट के हाथ में नहीं होती है। ठीक है, नाउ देयर इज अ परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है, सो इन फ्यूचर नोबडी सेज आई नेवर सेड दिस, तो हमेशा एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है जिसमें फ्यूचर में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था, अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते, मुकर नहीं सकते हैं। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं, रेस जुडिकाटा, यानी बाद में आप अपनी बातों से मुकर नहीं सकते हो, एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं अब आता है रूल्स ऑफ प्लीडिंग। ऑर्डर 6 रूल 2 सीपीसी। नाउ द रूल इज सिंपल बट एक्सट्रीमली पावरफुल। जो रूल है ना वो बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल है। प्लीडिंग्स मस्ट कंटेन मटीरियल फैक्ट्स बट नॉट एविडेंस। जो प्लीडिंग है वो कंटेन करती है मटीरियल फैक्ट बट एविडेंस नहीं। ठीक है, मटीरियल फैक्ट यानी कि केस में क्या क्या हुआ था, ये देखो ये चीज है, ऐसे ऐसे हुआ था, मतलब बेसिकली द स्टोरी ऑफ द केस विच इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बस इसके अलावा कोई एविडेंस प्लेंट के टाइम पे, प्लीडिंग के टाइम पे नहीं आता है, नहीं पेश किया जाता है, एविडेंस के टाइम पे पेश किया जाता है वो। सो इससे ना ये दिस रूल गिव्स 4 प्रिंसिपल, तो ये रूल जो है हमें 4 प्रिंसिपल देता है। पहला है प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ, यानी कि यू डू नॉट नीड टू राइट, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो डिफेंडेंट है, मतलब कि क्या आपको स्पेसिफाई करना है बेसिकली, जो डिफेंडेंट है वो किस किस सेक्शन के अंडर लायबल है, उसने जो भी गलत किया है उसके अकॉर्डिंग, एंड आपको बस इतना लिखना है व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जो एक्चुअल में हुआ है, द ओनली स्टोरी द फैक्ट्स व्हिच यू वांट टू टेल कि ये चीजें गलत हुई है और जो कानून की नजरों में गलत है। ठीक है, बिकॉज इफ द फैक्ट्स आर रिटन प्रॉपरली द जज विल अप्लाई द करेक्ट लॉ ऑटोमेटिकली। आप बहुत लंबी लंबी कहानियां लिख दोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर फैक्ट्स प्रॉपरली लिखे होंगे, मेंशन किए होंगे, जो कि आपने हमेशा देखा होगा कि प्लीडिंग में हमेशा एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हो, प्लेन का रिटन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, जिसे हम ड्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं कि हम ड्राफ्ट करते हैं पेपर्स को, इसीलिए आपको एक एडवोकेट की जरूरत पड़ती है उन सब चीजों में, क्योंकि एक एडवोकेट ही आपके पेपर्स को इन सबको ड्राफ्ट कर सकता है। सो वो एक फॉर्मेट के तरीके से चलना पड़ता है। ठीक है, सो बिकॉज इफ द फैक्ट्स आर रिटन प्रॉपरली द जज विल अप्लाई द करेक्ट लॉ ऑटोमेटिकली। अब एक केस है जिसमें है गौरी दत्त गणेश लाल फर्म वर्सेस माधव प्रसाद। द कोर्ट सेट फैक्ट्स फर्स्ट लॉ लेटर, यानी कि पहले आप फैक्ट पेश करो अपने केस के, फिर हम उस पर देखेंगे कि कौन सा लॉ लगता है, किस तरीके से हमें लॉ उसमें लगाना है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कोई ऐसे बोलता है द डिफेंडेंट इज नेग्लिजेंट, तो इस तरह आपको नहीं बताना है प्लेंट में, आपको बताना है द डिफेंडेंट ड्रॉव थ्रू द रेड सिग्नल एंड हिट माय व्हीकल। तो यहाँ पे आपने क्या बताया, आपने पूरा अपना केस बताया कि एक्चुअली डिफेंडेंट की गलती क्या है, डिफेंडेंट ने की है क्या, या फिर जो भी एलिगेशन आप डिफेंडेंट पे लगाते हो किस तरीके से वो एलिगेशन लगाते हो, क्यों लगाते हो। सो अब आप सिर्फ इतना बोल दोगे कि डिफेंडेंट तो नेग्लिजेंट था, भाई वो पता है कि उसने अगर गलती करी है, उसने किसी व्हीकल को हिट किया तो वो नेग्लिजेंट था, लेकिन वो तो जज तय कर लेगा ना, आपको तो बताना है, स्टोरी बतानी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, किया क्या गया डिफेंडेंट के थ्रू। सो इस तरीके से आपको लिखना होता है। अब आते हैं हम प्लीड मटेरियल फैक्ट्स ओनली, कि प्लीड में सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स लगते हैं। मटेरियल फैक्ट्स आप पीछे भी देख रहे होंगे, मैं बार बार मटेरियल फैक्ट्स बोल रही थी, तो क्या होता है, मटेरियल फैक्ट्स होते हैं द मस्ट हैव फैक्ट्स दैट बिल्ड योर केस, ऐसे फैक्ट्स जो आपका केस बिल्ड करते हैं। अब एक लेमन पर्सन, लाइक कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा, नॉन एलएलबी पर्सन जिसने लॉ नहीं करी होगी, वो अपनी स्टोरी तो बता पाएगा, बट उसे ये नहीं पता कि कानून किन किन फैक्ट्स पे ज्यादा स्ट्रेस देगी, यानी जज कौन से फैक्ट्स को ज्यादा देखेगा, जिसपे ज्यादा मतलब केस स्ट्रांग हो सकता है, वो एक एडवोकेट बता सकता है। इसीलिए आपको फर्स्ट स्टेज में एक एडवोकेट की जरूरत पड़ जाती है। सो दे आर लाइक पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग। अगर आपके वो फैक्ट्स बहुत स्ट्रांगली आपने बताए हैं, प्रेजेंट किए हैं, वो बनते भी हैं आपके केस में, तो वो आपके केस को बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। पहली स्टेज में आपके केस के पिलर होते हैं वो। ठीक है, इफ इवन वन पिलर इज मिसिंग, अगर कोई एक भी पिलर मिस होता है तो आपका केस खराब हो सकता है। ठीक है, बिल्डिंग कोलैप्स यानी केस खराब हो सकता है। अब इस एक केस है वीरेंद्र नाथ वर्सेस सतपाल सिंह
2007। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक्सप्लेन किया था डिफरेंस, किसका डिफरेंस, मटेरियल फैक्ट का और पर्टिकुलर्स का। हम मटेरियल फैक्ट में क्या बताया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी एसेंशियल फैक्ट्स, और पर्टिकुलर्स में बताया था उन्होंने सपोर्टिंग डिटेल्स, यानी कि जो उस फैक्ट को सपोर्ट करे, उस कहानी को सपोर्ट करे, ऐसी डिटेल्स। यानी कि ऐसा समझ लो कि मेन हीरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर साइड हीरोज जो है वो धीरे धीरे करके वो मेन हीरो को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो बोथ मैटर बट मटेरियल फैक्ट्स आर मैंडेटरी, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, इफ यू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹1 लाख, ठीक है, अगर आप एक सूट फाइल करते हो रिकवरी का ₹1 लाख का, तो आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ लोन मेंशन करना है, नंबर 1। देन आपको अमाउंट मेंशन करनी है, नंबर 2। देन आपको दैट इट वाज नॉट रीपेड, ये बात मेंशन करनी है, नंबर 3। क्योंकि आप अपना केस कर रहे हो तो किस बेसिस पे करोगे ना, ये आपके फैक्ट्स का मेन मतलब केस का आपका पिलर है। देन हाउ द मनी वाज गिवन, नंबर 4, कि कैसे पैसे दिए गए थे, क्या मोड ऑफ पेमेंट था। इफ यू फॉरगेट एनी ऑफ दीज प्लेन बिकम्स वीक, अगर आप इनमें से कोई भी डिटेल मिस करते हो तो आपका केस वीक हो सकता है, यानी आपका प्लेन जो है वो वीक हो सकता है। Now plead facts, not evidence. Do not write name of the witness. क्या आपको नहीं लिखना है names of the witness. What documents you will show, ये आपको नहीं लिखना है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट शो करोगे. How you will prove the fact, आप फैक्ट को कैसे प्रूव करोगे ये भी आपको नहीं लिखना है. ये सारी चीजें ट्रायल में बाद में आती है, ठीक है. सो एक केस है बिशुन आई गेस आई मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग बोल रही होंगी, विशुंदर नारायण वर्सेस सियोगेनी रे, आई थिंक सियोगेनी रे, 1951. द सुप्रीम कोर्ट सेड, स्पेशली फॉर फ्रॉड, coercion, etc., you must give clear details, not vague lines like he cheated me. So आपको ऐसे कोई भी केसेस होते हैं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, जो फ्रॉड होते हैं, कोर्जन होते हैं, ऐसी जो भी केसेस होते हैं, इसमें आपको बहुत क्लियर और क्रिस्प डिटेल्स रखनी चाहिए, ना कि आपको बड़ी बड़ी लंबी लंबी वेग एक्सप्लेनेशन, बड़ी बड़ी डिटेल्स में लाइंस देनी है कि ही चीटेड ऑन मी, मेरे साथ गलत हुआ, मेरी क्या गलती थी. प्लीज ऐसी चीजें मत करना. तो एग्जाम्पल है, जैसे कि किसी ने ये लिखा हो कि द डिफेंडेंट फोर्स्ड मी, नहीं है आपको इस तरीके से बताने की जरूरत, आप सीधा बताइए क्या हुआ था, और जो है सही तरीका ये नीचे वाला. ऑन 10 जुलाई at 4 p.m., defendant held my hand and forced me to sign the document. This is the exact way you are presenting your fact. ठीक है? Okay. Next is plead concisely and clearly. ठीक है, plead concisely and clearly. Short, clear, numbered paragraph. ये फॉर्मेटिंग में आता है, ड्राफ्टिंग में आता है. ठीक है, one fact, one paragraph. It's compulsory. You have to write it properly. आप भर भर के कहीं भी कुछ भी नहीं घुसा दोगे. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सीक्वेंस में नहीं लगा रहे हो चीजों को. फैक्ट्स है, आप नीचे का फैक्ट्स पहले बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ था, प्रेयर्स कहीं और लिख दी है आपने. ऐसे नहीं होता है. एक पर्टिकुलर फैक्ट होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसको आपको, फैक्ट बोल रही थी मैं, सॉरी, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है. सो दिस हेल्प जज एंड लॉयर्स इजीली टू आइडेंटिफाई इशू. अब जज और लॉयर्स को उस फॉर्मेट को पढ़ने की हैबिट होती है, तो वो बहुत इजीली पेपर्स में उन्हें पता है कि कौन से पैराग्राफ पे जाके कहाँ से हमें मेन चीज मिल जाएगी पढ़ने को. इससे कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होता, बचता है. और जो जजेस पूरे दिन केसेस देखते हैं, फाइल्स पढ़ते हैं, तो एक इरिटेशन आ जाती है, और ह्यूमन फैक्टर है ये. तो वो चीज से आप बचा सकते हो. अपना कोर्ट का टाइम सेव करो, और जो फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर चीजें जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. द प्लेंट यानी प्लेंटिव स्टोरी. ऑर्डर 7. When a plaintiff wants to start a civil case, they file a plaint. जब एक plaintiff को civil case start करना होता है तो वो plaint file करते हैं. ये सिर्फ कोई एक letter नहीं होता है. This is not just any letter. The law specifies exactly what it must contain. तो law बताता है, मैंने कहा था ना drafting होती है, इसकी format है इसका proper, तो law बताता है कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. तो think of it like an application form. देखो मैं आपको ये बस आपको इतना बता रही हूँ, जैसे आप एक लेटर लिखते हैं, आपने स्कूल में सीखा होगा, लेटर टू एन एडिटर, जो भी एक प्रोफेशनली आप एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं, तो यू हैव टू फॉलो अ फॉर्मेट. आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते, डियर नहीं लिख सकते, अपनी मर्जी से जो मर्जी आया मुंह में वो नहीं लिख सकते. आपको एक फॉर्मेट तरीके से, आप स्कूल प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपको एक फॉर्मेट से लिखना होगा. वैसे ही प्लेंट का भी एक फॉर्मेट होता है, आपको उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना होगा.
सो थिंक ऑफ इट लाइक एन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर स्टोरी, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस स्टोरी प्लस प्रूफ ऑफ व्हाई द कोर्ट शुड हेयर यू। आपको बताना होगा, यानी कि आपको पहली बारी में कोर्ट को कन्विंस करना होगा कि वो आपका केस क्यों सुने, आपके केस में कितनी जान है। अगर वो आप नहीं करवाए कोर्ट को कन्विंस अपने प्लेन के थ्रू, आपके प्लेन के जो ग्राउंड्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए कि लगे कोर्ट को कि तो टाइम वेस्ट कर रही है, तो कोई कानूनी केस बनता ही नहीं है, तो कोर्ट आपका प्लेन रिजेक्ट कर सकता है, या फिर गलत तरीके से भी प्लेन दिया जाए तो भी रिजेक्ट हो सकता है। सो ऑर्डर 7 रूल 1 लिस्ट 9 एसेंशियल्स। तो कितने एसेंशियल्स आते हैं? 9 एसेंशियल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखना। नेम ऑफ द कोर्ट, सबसे पहले आता है नेम ऑफ द कोर्ट। यू मस्ट राइट क्लियरली वेयर यू आर फाइलिंग द सूट। आपको ये क्लियरली लिखना है, हेडिंग में ही आ जाता है, ये बीच में हेडिंग आती है कि सूट कहाँ फाइल करना है। अगर किसी को अभी ये चीज देखनी है तो आप मेरी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग वाली जो प्लेलिस्ट है उसको खोल के कोई भी ओपन कर लो, मेरे प्लेन का भी होगा एक वीडियो, उसे ओपन करके आप देख सकते हो कैसा है, उसमें पूरी फॉर्मेटिंग सिखाई जाती है, या बाद में आती है, सीपीसी आप पहले पढ़ लेते हो अपनी एलएलबी में। लेकिन हाँ, अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें से आप सबके फॉर्मेट देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट ही फॉर्मेट्स पे है। ठीक है, सो यू मस्ट राइट क्लियरली वेयर यू आर फाइलिंग द सूट। एग्जाम्पल है कि इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन पुणे, इस तरीके से आपको हेडिंग लिखनी होती है। और लॉ स्टूडेंट्स अगर जो इंटर्नशिप भी कर रहे थे उनको पता होगा कि कैसे करना है, उन्होंने, अगर आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट पेपर देखा आपको पता होगा। ठीक है, नाउ पार्टीज नेम एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन। आपको पार्टी का जो नेम है, एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन है, ये चीजें लिखनी होती है। कोर्ट मस्ट नो हु इज स्यूइंग हूम विद प्रॉपर एड्रेस। कोर्ट को पता होना चाहिए कौन किसको स्यू कर रहा है प्रॉपर एड्रेस के साथ। ठीक है, समन्स के लिए, क्योंकि कोर्ट प्लेन के बाद समन भेजती है डिफेंडेंट को। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो उसकी भी स्टेटमेंट आती है कि अगर प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड है तो लॉ रिक्वायर्स अ गार्जियन टू स्यू ऑन देयर बिहाफ। अब आता है फिर कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, एक मिनट, लेट मी सी इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग। आप प्लीज नंबरिंग पे मत जाना, अगर नंबरिंग पे जाओगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, तो डोंट गो विद नंबरिंग। आप बस जितना मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे समझते जाओ। कॉज ऑफ एक्शन, द हार्ट ऑफ द प्लेंट। कॉज ऑफ एक्शन में क्या आता है? द बंडल ऑफ फैक्ट्स दैट गिव्स यू द राइट टू स्यू। यानी कि इतने सारे, मतलब इतने सारे क्या, मतलब जो भी फैक्ट्स आपकी स्टोरी में है जिससे आप ये प्रेजेंट करते हो कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, इसकी वजह से मैं ये प्लेन दे रही हूँ आपको और मैं स्यू करना चाहती हूँ। अब केस है यहाँ पे एक, ओके, या इधर केस है यहाँ पे एक जन जानकीरामा अय्यर वर्सेस नीलकांता अय्यर 1962। देखो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है केस के नाम पढ़ने में, और आई थिंक ये बाकी स्टूडेंट्स भी फेस कर देंगे, बट ये मेरे साथ तो शुरू से ही है, लाइक जब से मैं एलएलबी पढ़ रही हूँ मेरे को यहीं पे एक मैं अटकती हूँ। ठीक है, सो कोर्ट मस्ट लुक एट द सब्सटेंस नॉट जस्ट वर्डिंग। सो कोर्ट जो है उनको सब्सटेंस पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ वर्डिंग पे नहीं। ये इस केस में बोला गया था। एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ सकते हो। अगर आप स्यू करते हो, इफ यू स्यू फॉर अनपेड मनी, अगर आप किसी को स्यू कर रहे हो अनपेड मनी, जिससे आपको मनी रिकवर करने हैं, उससे पैसे नहीं दिए, तो यू गेव मनी बताना पड़ेगा, डिफेंडेंट एक्सेप्टेड ये बताना पड़ेगा, डिफेंडेंट प्रॉमिस टू रीपे कि डिफेंडेंट ने अपनी खुद जबान दी थी कि वो वापस देगा, ये बताना पड़ेगा, डिफेंडेंट डिड नॉट रीपे ये बताना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ दीज आर नॉट रिटन द प्लेन कैन बी रिजेक्टेड। अगर ये सारी चीजें नहीं लिखी हैं, जो प्लेन है वो रिजेक्ट हो सकता है। ऑर्डर 7 रूल 11। ओके, आते हैं हम जुरिस्डिक्शन पे। ठीक है, सो अब जुरिस्डिक्शन है, यू मस्ट शो व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्ट कैन हेयर यू, कि आपको बताना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर कोर्ट है आपको क्यों सुने। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के जुरिस्डिक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप जुरिस्डिक्शन के बारे में और भी जानना चाहते हैं, वैसे मेरी एक रील, मतलब मैंने इसमें रील तो है ही, मेरी रील्स तो कैसे काफी सारी है जिसमें आप लॉ पढ़ सकते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पे जाएंगे, यूट्यूब पे भी आपको सेम रील्स मिल जाएंगी, शॉर्ट्स मिल जाएंगी। बट इसी में, इसी प्लेलिस्ट में जुरिस्डिक्शन में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ मैं। वही कहते हैं ना, मैंने अचानक से मुझे ध्यान आया। सो आप प्लीज जुरिस्डिक्शन जाके देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको अगर यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है तो। और प्लेलिस्ट को प्लीज शुरू से ही देखते चलोगे तो बेस्ट है आपके लिए, फिर आपको कहीं डाउट नहीं आएगा। ठीक है, सो यू मस्ट शो व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्ट कैन हियर योर केस। टू टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे यहाँ पे हम, वैसे एक होता है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सो यहाँ पे बात करें हम दो टाइप की, जो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड पेक्यूलरी। सो टेरिटोरियल में क्या है? वेयर कॉज ऑफ एक्शन हैपन और डिफेंडेंट लाइफ। जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कहाँ हो रहा है? डिफेंडेंट
डिफेंडेंट की लाइफ पे हैपन हो रहा है, कि जो हुआ है वो डिफेंडेंट की लाइफ से जुड़ा हुआ है, इतना मतलब बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ। और पेक्यूनरी में क्या बात कर रहे हैं, वैल्यू मस्ट फिट विद इन द कोर्ट्स लिमिट। जो कोर्ट जो भी केस हैंडल कर रही है वो वैल्यू के हिसाब से केस हैंडल करती है, कि अगर अमाउंट क्या है, 5 लाख से ज्यादा है तो किसी और कोर्ट में जाएगा, 5 लाख से कम है तो किसी और कोर्ट में जाएगा, इस तरीके से आपका जुरिस्डिक्शन फाइनल होता है। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है, घटना कहाँ पे हुई है, डिफेंडेंट की लाइफ, तो मोस्टली क्या होता है, डिफेंडेंट जहाँ रहता है वहां पे, या फिर कॉज ऑफ एक्शन कि कहाँ पे हुआ है, कुछ कोई भी चीज कमिट हुई है, या तो प्रॉपर्टी का केस है तो प्रॉपर्टी जो लोकेटेड है उस हिसाब से आपका कोर्ट तय होता है कि अगर प्रॉपर्टी पुणे में लोकेटेड है तो पुणे में केस कर दो, या फिर डिफेंडेंट का घर जहाँ पर है वहां पे भी केस हो जाता है। ठीक है, डिफेंडेंट के अकॉर्डिंग। नाउ रिलीफ क्लेम, फिर आपको बताना जुरिस्डिक्शन तय हो गया, आपको ये चीज बतानी है, कोर्ट में इसमें मेंशन करनी है। फिर आता है रिलीफ क्लेम, कि आपको क्या रिलीफ चाहिए। सो कोर्ट को आपको बताना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, मनी या पोजेशन। कोई प्रॉपर्टी केस है, फॉर एग्जांपल आपको पोजेशन चाहिए अपनी प्रॉपर्टी पे वापस, ऐसा कुछ हो, या तो मनी या पोजेशन, या फिर कोई इंजंक्शन ऑर्डर चाहिए आपको, या फिर डिक्लेरेशन चाहिए, या फिर डैमेजेस चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी कि आपको चाहिए क्या, आप इस केस को करने का क्या फायदा। सो बी एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक, तो आपको इस बात के लिए बहुत स्पेसिफिक रहना होगा, ये नहीं कि जो मन करे कोर्ट का आप दे दो। ठीक है ना, प्रसाद नहीं है, सोच समझ के। नाउ सेट ऑफ और रिलिंक्विशमेंट, अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इफ यू आर गिविंग अप सम पार्ट ऑफ योर क्लेम, अगर आप कुछ अपने क्लेम का कोई पार्ट गिव अप कर रहे हो और एडजस्ट कर रहे हो, कुछ मेंशन करो उस चीज को कि मैं ये चीज के लिए अलाउ करता हूँ, या फिर मैं ये चीज करना चाहता हूँ, कि मैं ये पार्ट देना चाहता हूँ अपनी प्रॉपर्टी का, या फिर मैं मतलब जो भी चीज कर रही हूँ, या फिर मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ, वो चीजें आपको मेंशन करनी होगी प्रॉपरली। ठीक है, फिर आता है वैल्यूएशन अमाउंट। ठीक है, सो टू वैल्यूएशन रिक्वायर्ड, एक तो कोर्ट फीस और एक जुरिस्डिक्शन का। ठीक है, जुरिस्डिक्शन का वैल्यूएशन मतलब डिपेंड करता है, आपका केस का जो वैल्यू होगा वो जुरिस्डिक्शन मतलब किस कोर्ट में जाएगा, आपके केस का वैल्यू डिसाइड करेगा कि आपका केस किस कोर्ट में जाएगा। ठीक है, एंड कोर्ट फीस तो आपको पता ही है, वो लगती ही लगती है। अब आ जाते हैं हम रिटन स्टेटमेंट पे। ठीक है, अब रिटन स्टेटमेंट क्या है, डिफेंडेंट्स रिप्लाई, यानी कि ये आता है ऑर्डर 8 में। ठीक है, डिफेंडेंट का रिप्लाई रिटन स्टेटमेंट होता है। आपको मैं बता चुकी हूँ, दोबारा समझा देती हूँ, ये चीजें याद रखो कि प्लीडिंग हम पढ़ रहे हैं, और प्लीडिंग में होता है एक तो प्लेंट, ठीक है, और एक होता है WS रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो प्लेंट होता है वो प्लेंटिफ के द्वारा कोर्ट में दिया जाता है थ्रू प्लेंटिफ, एंड जो रिटन स्टेटमेंट होता है वो रिप्लाई होता है प्लेंटिफ के प्लेन का, जो डिफेंडेंट देता है, डिफेंडेंट। ओके, गॉट इट। नाउ वंस द प्लेंटिफ फाइल्स द प्लेन, जब एक बार प्लेंटिफ जो प्लेंट है उसे फाइल कर देता है, सो अब जो द बॉल है, द बॉल इज नाउ इन द डिफेंडेंट्स कोर्ट। ठीक है, सो अब डिफेंडेंट के हाथ में है, बेसिकली एक गेम खेल चुका है, अब दूसरे को खेलना है। ठीक है, या प्लीज इसको अदरवाइज मत लेके जाना। मैं आपको सिर्फ आपकी जो वीडियो है इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और आपको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छा से करने के लिए, आप सुने, इस बात को समझे, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। जिसको जैसे समझ आ जाए वैसे सही, जो प्रोफेशनली समझना चाहता है विद द रिटन नोट्स वो वैसे समझ रहा है, और जो थोड़ा सा प्ले टाइम करके समझना चाहता है जिसे को, वो वैसे समझ रहा है। सो रिटन स्टेटमेंट इज द डिफेंडेंट्स फुल रिप्लाई, तो रिटन स्टेटमेंट में अब डिफेंडेंट अपना रिप्लाई देता है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। तो अगर डिफेंडेंट की भी मर्जी नहीं है कि वो कुछ भी लिख देगा, वो भी फैक्ट लिखेगा, पहले वो हर चीज को लिखेगा इस तरीके से। पैराग्राफ नंबर 1, इस पर्सन ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, मैं इसको डिनाई करता हूँ, ऐसा कुछ तो कभी हुआ ही नहीं था। फिर पैराग्राफ नंबर 2, इस पैराग्राफ में इस पर्सन ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, बट मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। फिर पैराग्राफ नंबर 3, इस तरीके से डिफेंडेंट उसके सारे क्लेम्स जो प्लेंटिफ ने प्लेंट पे क्लेम किया है कि ऐसा ऐसा डिफेंडेंट ने रॉन्ग किया, उसे गलत बताएगा, या कुछ और बताना है उसको, काउंटर भी कर सकता है, बट वो कुछ और बताना है उसको, तो वो भी वो बताएगा उसी में। ठीक है, और उसे प्रॉपरली मेंशन करना होगा कि प्लेंटिफ ने कहाँ कहाँ पे उसके बारे में क्या क्या चीजें स्पेसिफाई की है और किस पैराग्राफ में स्पेसिफाई की है। तो इस तरीके से उसे प्रॉपरली एकदम बढ़िया डिटेल में खुंदस में बनाना होता है। वो लगता है, मैं तो जब पढ़ा था पहली बार रिटन स्टेटमेंट, मुझे लग रहा था कि ऐसा कि किसी ने खुंदस में बनाया, बट वो फॉर्मेट होता है। ठीक है, सो नाउ स्पेसिफिक डिनायल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो नाउ इट कम्स स्पेसिफिक डिनायल होता है, मैंने आपको भी बताया कि डिनाई करना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो। अगर आप डिनाई नहीं करोगे तो फिर आपका एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा ना। सर बिकॉज वट एवर यू डोंट डिनाई स्पेसिफिकली, लॉ अज्यूम यू
admitted it. अगर आप कोई भी चीज स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करते हो तो लॉ कहेगा कि अच्छा आपने मना नहीं किया तो मतलब आपने किया है, तो दैट इज रूल 5। तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे। नाउ स्पेसिफिक डिनायल, हाउ टू डिनाई करेक्टली, कैसे डिनाई करते हैं करेक्टली, अभी अभी मैंने आपको बताया, पढ़ भी लेते हैं। तो रूल 3 सेज डिनायल मस्ट बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के डिनाई करना। अच्छा अब ये बोला, चलो इस पे आते हैं, मतलब I'm just telling you, we are not going to speak like this, but you have to mention the paragraph number, the details where the plaintiff has said this thing to you, and then you have to say this is wrong. Okay, I don't admit it, so now I deny it. So rule 5 कहता है say non specific denial admission, अगर आप कोई भी denial नहीं करते हो किसी भी फैक्ट को लेकर तो वो admission माना जाएगा आपका। तो आपको एक एक फैक्ट को पकड़ पकड़ के बोलना है नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब केस है आपका, फिर से केस तंगम वर्सेस नवमानी अमल, ठीक है, 2024। सुप्रीम कोर्ट सेड जनरल डिनाइल यूजलेस, यू मस्ट रिप्लाई पैरावाइज फैक्ट वाइज। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आप बोलो प्लेंटिफ ने जो जो बोला है मैं उनमें से कोई बात नहीं मानता हूं, मैं सब बातों को डिनाई करता हूँ। जो कोर्ट है वो कहेगा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, सो आपको हर पैराग्राफ और हर फैक्ट को पकड़ के डिनाई करना है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, सो ये तरीका होता है। अब एक एग्जाम्पल है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट बोरोड ₹50,000 ऑन 10 जून। डिफेंडेंट है, उसने बोरो किए हैं ₹50,000 ऑन 10 जून। ठीक है, इस तरीके से उसने प्लेंटिफ ने बताया है। अब अगर आप इस तरीके से डिनायल करते हो, मैं रिटन स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, डिफेंडेंट की बारे में बात कर रही हूँ, ये जो स्टेटमेंट था ये किसने दिया है, प्लेंटिफ ने। अब डिफेंडेंट ऐसे अगर लिखेगा कि ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को कैसे लिखना है, करेक्ट डिनायल क्या तरीका क्या है, आई डिड नॉट बोरो ₹50,000 ऑन 10 जून, प्रॉपरली जैसे स्पेसिफिकली प्लेंटिफ ने डेट मेंशन की है, अमाउंट मेंशन किया है, यू आल्सो हैव टू मेंशन द डेट एंड अमाउंट। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट के लिए। आई ओनली बोरोड ₹20,000 ऑन 15 जून एंड रीपेड इट ऑन 30 जून। तो इफ यू हैव वांट टू से आफ्टर डिनायल योर पार्ट आल्सो, तो आप वो भी लिखो उस चीज को, बट प्रॉपरली लिखो विद टाइम डेट व्हाटसोएवर डिटेल्स यू हैव, जस्ट प्रॉपरली राइट इट, दैट आप कोर्ट को पूरा बता सको कि भाई ये चीजें हैं, देख लो आप। तो दिस इज हाउ यू अवॉइड इम्प्लाइड एडमिशन। ओके ओके, टाइम लिमिट फॉर रिटन स्टेटमेंट, टू कैटेगरीज। टाइम लिमिट है रिटन स्टेटमेंट की दो कैटेगरीज, नॉन कमर्शियल सूट्स यानी 30 डेज नॉर्मली। ठीक है, अब अगर आपको रिटन स्टेटमेंट देना है प्लेंटिफ के प्लेन के बाद, फॉर एग्जांपल आप तो घर में चिप्स खा रहे थे, आपको तो पता ही नहीं था आपके खिलाफ केस हो चुका है। अब जैसे समन आते हैं कोर्ट के, अब आपको रिटन स्टेटमेंट का टाइम दिया जाता है कि आओ आके अपना जरा अपना साइड भी रख दो। तो फिर अब आप क्या करोगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, अगर कोई नॉन कमर्शियल सूट है आपका तो उसमें 30 डेज आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और कैन बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू 90 डेज, डायरेक्टली या फिर फ्लेक्सिबली आपको है। तो केस है कैलाश वर्सेस नानकू 2005। ठीक है, कैलाश वर्सेस नानकू 2005, कोर्ट सेड 90 डेज इज नॉट रिजिड। कोर्ट ने कहा है रिजिडली 90 डेज की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोर्ट अलाउ कर सकता है आप 90 डेज के बाद भी डेज टू प्रिवेंट इनजस्टिस। अगर आप किसी बहुत रीजन आप दोगे कि भाई मैं इसलिए 90 डेज के अंदर अंदर नहीं सबमिट कर पाया अपना रिटन स्टेटमेंट, कुछ बहुत बड़ा रीजन होगा, कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर देते हो और आप कोर्ट को लगता है कि भाई आपका रिटन स्टेटमेंट इतना जरूरी है, इतना स्ट्रांग है कि भाई ये केस का रुख बदल सकता है और आप सही भी हो सकते हो और इनजस्टिस हो सकता है वरना आपके साथ, तो कोर्ट वहां पे शायद 90 डेज से आगे आपका एक्सेप्ट कर ले। कमर्शियल सूट की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट चलता है, तो 30 डेज नॉर्मली आपको दिया जाता है। यहाँ पे आपको 30 डेज में नहीं तो मस्ट बी फाइल्ड विद इन 120 डेज। ठीक है, सो आफ्टर 120 डेज डिफेंडेंट जो है वो अपने सारे राइट लूज कर देगा परमानेंटली, अगर किसी भी चीज के लिए प्लेंटिफ ने क्लेम किया है तो फिर डिफेंडेंट के पास कोई राइट नहीं बचेगा, डिफेंडेंट ऑलमोस्ट केस हार गया। केस है SCG कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस KS चमनकर 2009। 120 डेज इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट मैंडेटरी, ये इस केस में बताया गया था, तो मैंने ये केस भी लिख दिया है। ठीक है, नाउ डिफेंसेस सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। ओके, तो अब डिफेंसेस में किस तरीके से डिफेंस करना है आपको, सेट ऑफ करना, काउंटर क्लेम करना,
ठीक है, सेट ऑफ सॉरी, तो सेट ऑफ यानी कि आप कोई चीज लेट गो कर रहे हो, कि एडजस्टमेंट्स करने को रेडी हो कोई सी चीज के लिए, या फिर खुद कह रहे हो कि छोड़ दो इस चीज को, मुझे नहीं चाहिए, दे दो प्लेंटिफ को, ऐसा कुछ। या फिर काउंटर क्लेम की, बल्कि प्लेंटिफ कह रहा है तुमने मेरे 5,000 रुपए लिए, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, छोटी अमाउंट, लेकिन आप कह रहे हो 5,000 रुपए मैंने लिए थे, मैंने इसको 5,000 रुपए वापस किए थे, और उल्टा मैंने इसे 5,000 और एक्स्ट्रा दिए थे कि भाई तेरे को भी अब जरूरत है, तूने मुझे जरूरत में दिए थे, इसलिए तो मुझे नहीं लौटाए। इस तरीके से आप उस पर कुछ काउंटर क्लेम कर रहे हो कि उसने आपके साथ गलत किया था, वो आप पे केस डाल रहा है, आप उल्टा और उसके ऊपर केस डालने की कोशिश कर रहे हो कि इसने भी मेरे साथ गलत किया है, ऐसा कुछ, तो काउंटर क्लेम में आ जाता है। नाउ डिफेंसेस क्या है, ऑर्डर 8 रूल 2 में आता है, यू मस्ट रेज ऑल योर लीगल डिफेंसेस, जैसे कि लिमिटेशंस आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, मतलब प्रॉपरली आप अपने डिफेंसेस को अच्छे से रखना, अपना डिफेंस स्ट्रांग रखना। लिमिटेशंस, नो कॉज ऑफ एक्शन, कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था, या फिर रेस जुडिकाटा, नॉन जॉइनर, मिस जॉइनर, स्टॉपल, फ्रॉड, यानी कि आप किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे हो, आपके पास जो भी रिकॉर्ड्स है आप वो चीज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, स्टॉपल यानी कि आप लाइक अपनी कोई भी ऐसी चीज है, कोई प्रॉमिस है, कुछ भी है कि आपने वो पूरा किया, आप उससे बात से पीछे नहीं हट रहे हो, आप मुकर नहीं रहे हो, एंड फ्रॉड नहीं कर रहे हो, आप इस तरीके की सारी चीजों को मेंशन करोगे कि आपका डिफेंस स्ट्रांग हो। ठीक है, इफ यू डोंट रेज देम यू लूज द राइट लेटर। नाउ सेट ऑफ, रूल 6, अगर सेट ऑफ की बात करनी है आपको, तो इफ प्लेंटिफ ओन्स द डिफेंडेंट सम मनी, मान लो प्लेंटिफ है, उसने कुछ लाइक ही ओन्स द डिफेंडेंट सम मनी, सो डिफेंडेंट कैन क्लेम इट इन द सेम सूट, तो डिफेंडेंट भी क्लेम कर सकते हैं सेम सूट में, जो मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल देते हैं, प्लेंटिफ कहता है कि मेरे 1 लाख रुपए फ्रॉम यू, प्लेंटिफ क्लेम्स 1 लाख रुपीज फ्रॉम यू, सो यू क्लेम प्लेंटिफ ओन्स यू रुपीज 40,000, और आप खुद बोलते हो कि 40,000 तो प्लेंटिफ ने मेरे ले रखे हैं, मैंने 1 लाख लेने की बात कर रहा है ना ये, ऐसा कुछ अगर बोलो तो यानी कि यू कैन क्लेम सेट ऑफ टू रिड्यूस द अमाउंट, तो आप इसमें सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। अब ये पैसे वाला सेट ऑफ क्या है, कि आप इसमें सीधा क्लेम कर रहे हो कि अमाउंट कम कराने के लिए आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो, 40,000 तो फट से कट जाएंगे आपके, राइट, 1 लाख में से, तो ये सेट ऑफ हो गया आपका। नाउ काउंटर क्लेम, रूल 6A, डिफेंडेंट कैन फाइल हिज ओन सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट जो है वो फाइल कर सकता है अपना खुद का सूट प्लेंटिफ के अगेंस्ट इनसाइड द सेम केस में ही डिफेंडेंट फाइल कर सकता है, काउंटर क्लेम कर सकता है, वर्क्स लाइक अ केस विद इन अ केस। ठीक है, एग्जाम्पल है, प्लेंटिफ जो है वो स्यू करता है रेंट के लिए, अब लाइक डिफेंडेंट को, सो डिफेंडेंट, इसे यू यहाँ पे इन्होंने डिफेंडेंट बोला है, सो डिफेंडेंट जो है, यानी आप मान लो डिफेंडेंट हो, तो यू काउंटर क्लेम फॉर डैमेज टू प्रॉपर्टी, आप सीधा काउंटर क्लेम करोगे कि भाई आपने प्रॉपर्टी को आपने डैमेज किया है, बोथ विल डिसाइड टुगेदर, यानी केस के ऊपर केस कर दिया। समझा देती हूँ, प्लेंटिफ ने केस किया है डिफेंडेंट के ऊपर, और कुछ डिफेंडेंट ने भी फिर केस कर दिया उसी केस के अंदर प्लेंटिफ के ऊपर, कि अगर ये कह रहा है कि मैंने इसके पैसे नहीं दिए तो इसने भी तो कोई प्रॉपर्टी डैमेज की, ऐसा कुछ केस कर दिया। ठीक है, इलस्ट्रेशन टाइम, देखो केस लॉस मैंने सारे अंदर ही अंदर कवर कर रखे हैं, तो मुझे अलग से केस लॉ तो नहीं कवर करने की जरूरत थी, तो देखते हैं कितना आता है आपको। रोहित फाइल्स अ सूट अगेंस्ट मीरा, रोहित जो है वो फाइल करता है सूट मीरा के अगेंस्ट, क्लेम करता है दैट उसने बोरो किए थे ₹2 लाख फ्रॉम हिम ऑन 5 जनवरी 2023 एंड रिफ्यूज टू रिटर्न इट इन हिज प्लेंट। सो रोहित मेंशन दैट ही हेल्प मीरा, तो रोहित ने मेंशन किया कि उसने मीरा को हेल्प किया था फाइनेंशियली बहुत बार, एंड वो बहुत अनग्रेटफुल पर्सन है, बट डज नॉट मेंशन दैट एग्जैक्ट डेट, बट उसने एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं की डेट ऑफ लोन की, ना मोड ऑफ पेमेंट मेंशन किया, और ना ही कोई क्लियरली कॉज ऑफ एक्शन मेंशन किया। तो जो कोर्ट इशू है करता है समन जब मीरा के खिलाफ, लाइक के खिलाफ क्या, मीरा को की बुलाने के लिए, सो इन हर रिटन स्टेटमेंट मीरा रिप्लाईज, तो रिटन स्टेटमेंट में मीरा क्या रिप्लाई करती है, ऑल एलिगेशन इन द प्लेंट आर फॉल्स, आई डिनाई एवरीथिंग, द प्लेंट इज मिसलीडिंग टू कोर्ट, शी डज नॉट डिनाई द स्पेसिफिक अमाउंट, वो भी डिनाई नहीं करती है स्पेसिफिक अमाउंट, वो बस जर्नल डिनाइल दे देती है। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट, द स्पेसिफिक डेट और द फैक्ट ऑफ बोरिंग, बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ प्लीडिंग प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगली करेक्ट। अब इन रूल्स को जो हमने आज पढ़े हैं, इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो, मतलब कौन इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। सो रोहित्स प्लेंट इज डिफेक्टिव बिकॉज इट डज नॉट कंटेन ऑल मटीरियल फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू शो अ केस ऑफ एक्शन। या फिर मीरा का जो जर्नल डिनायल अमाउंट है टू एन इम्प्लाइड एडमिशन बिकॉज शी डिड नॉट स्पेसिफिकली डिनाई
deny each material fact. The plaint must be rejected under Order 7 Rule 11 because Rohit insulted the defamation in the plaint. या फिर Mira's written statement is valid because journal denial is always acceptable in the civil procedure. So अब आपको ये चीज बतानी है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से लीगली करेक्ट है. तो ये आंसर मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मेरी वीडियो कितनी अच्छे से देखी है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी. वो तो वैसे आप आंसर लेंगे मुझे उससे पता चल ही जाएगा. और अगर नहीं भी आता तो गेस करने में क्या जा रहा है, गलत ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा. दोबारा वीडियो को देख लेना, दोबारा चीजों को समझ लेना, ठीक है. सो फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो लेट मी नो कमेंट बॉक्स में. आप मुझे बता सकते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. बार बार नहीं बोलना चाहती प्लीज. और हम हमारे नोट्स एकदम फ्री है. जो भी मैं ये whatever I'm teaching you ये आपको रिटन में भी मिल सकता है. सो यू कैन. ओके, बाय.